हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 के अंदर ऑलमोस्ट टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए थे और आज हम पार्ट 2 के अंदर लेटर ऋग वैदिक पीरियड को कंप्लीट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेंगे कि हमने पार्ट 1 के अंदर क्या पढ़ा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमने लेटर वैदिक पीरियड में का ज्योग्राफिकल एक्सपांशन देखा था, यानी फ्रॉम पंजाब टू गैंगेटिक प्लेन्स में उन्होंने किस तरीके से माइग्रेशन किया था। इसके बाद नॉलेज ऑफ टू सीज, यानी उन्हें दो ओशन की नॉलेज थी, वो पढ़ा था। इसके बाद हमने इमर्जेंस ऑफ जनपदास जो इमर्जेंस हुए थे वो देखा। हमने लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा, यानी राइज ऑफ मोनार्ची, इंक्रीज पावर ऑफ किंग, यानी राजा का पावर में जो इंक्रीज हुआ वो हमने देखा। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज, यानी सभा और समिति जो थी वो कैसे डिक्लाइन हुई। देन आफ्टर एलॉबरेट सैक्रिफाइसेस जैसे राजस्यु, अश्वमेधा और विजयपया। इसके बाद हमने राइज ऑफ ऑफिशियल्स देखा। इमर्जेंस ऑफ टैक्सेशन जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में टैक्सेशन जो था वो शुरू हुआ। इसके बाद हमने लेटर वैदिक पीरियड का सोशल स्ट्रक्चर देखा, यानी वर्ण सिस्टम जो कि काफ़ी रिजिड हो चुका था। हमने ब्राह्मण्स पढ़ा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को डिटेल से पढ़ा और हमने इसके बाद गोत्र सिस्टम को भी पढ़ा था कि गोत्र सिस्टम क्या था। इसके बाद हमने आश्रम सिस्टम और स्टेटस ऑफ वुमेन को पढ़ लिया था। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था और आज पार्ट 2 में हम और आगे का पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमी देखेंगे, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहले अग्रेरियन इकोनॉमी, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, इसलिए ये अग्रेरियन इकोनॉमी यहाँ पर कहा गया है। सो द इकोनॉमी shifted from primarily pastoral to predominant agrarian, यानी जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल इकोनॉमी से प्रीडोमिनेटली अग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। यानी अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो लोग थे वो पेस्टोरल थे और नाउ एग्रीकल्चर यानी अग्रेरियन इकोनॉमी थी। So agriculture become the main occupation with use of iron tools, example iron axes, facilitating forest clearness and cultivation। यानी पहले एग्रीकल्चर जो था पेस्टोरल जो था वो मेन ऑक्यूपेशन थी, लेकिन अब एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गई है। और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन तो बनी, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या था, आयरन टूल्स यानी आयरन एक्सेस उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के अंदर और कल्टीवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। इसके बाद क्रॉप्स है ना, कौन कौन सी क्रॉप्स लेटर वैदिक पीरियड में थी, तो मेजर क्रॉप्स जैसे कि राइस जिसे विरही यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद बरली जिसे यावा कहा गया। ये जितने भी ओल्ड नेम्स दे रखे हैं ना, विरही, यावा, वो आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद वीट जो कि गोधुमा जिसे कहा है, एंड वेरियस पल्सेस, और काफ़ी पल्सेस जो है यहाँ पर यूज़ की जाती यानी कल्टीवेट की जाती थी। इसके बाद इमर्जेंस ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा नई ऑक्यूपेशन जो थी वो इमर्ज हुई थी। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो लेबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो चुके थे, है ना। उनका जो स्पेशलाइजेशन है किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो चुका था। और साथ ही में वेरियस क्राफ्ट्स एंड प्रोफेशन भी यहाँ पर क्या हो गए थे, इमर्ज हो गए थे, जैसे कि पोर्टर्स, ब्लैक स्मिथ जो कि आयरन यूजेज की वजह से ब्लैक स्मिथ का जो वर्क है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, कारपेंटर्स, व्यूअर्स, चैरियटर्स एंड ज्वेलर्स। तो इतनी काफ़ी ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन है वो इमर्जेंस यहाँ पर हुई थी। इसके बाद में ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपांडेड बोथ इनलैंड एंड टू सम एक्सटेंट ओवरसीज, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो ट्रेड होता ही था लेकिन ओवरसीज भी यहाँ पर ट्रेड होता था। एंड बार्टर वॉज स्टिल कॉमन, जैसा हमने देखा था कि अर्ली वैदिक एज के अंदर बार्टर सिस्टम, जैसे कि गायों का भी एक्सचेंज होता था, क्योंकि गौ धन सबसे ज़्यादा बड़ा धन था उस टाइम पे। हमने देखा था कि गायों के लिए क्या होता था,
वॉर होता था उस टाइम पे। तो यहाँ पर बार्टर एक्सचेंज तो कॉमन था ही, लेकिन कुछ और यूनिट्स भी यहाँ पर जुड़ गई थी, जैसे कि निशिका जो कि गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स जो थे उनका एक्सचेंज, इसके बाद स्तंभना जो थे वो यूज़ होते थे। और यहाँ पर फॉर्मल जो कॉइनेज थी वो क्या थी, एब्सेंट थी, यानी अभी कॉइनेज का कोई भी स्टार्टिंग यहाँ पर नहीं हुआ था। लेकिन निशिका यानी गोल्ड ऑर्नामेंट, तो निशिका का जो मतलब होता है वो होता है गोल्ड, राइट, और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो थे उसका एक्सचेंज यहाँ पर था। देन आफ्टर प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, यानी कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड गेन प्रोमिनेंस, यानी पहले इस तरीके की कोई ऑनरशिप नहीं थी, जैसे कि हमने कहा। क्यों कि अर्ली वैदिक एज हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि उस टाइम पे पेस्टोरिज्म, हंटिंग और गैदरिंग मेन था, तो एग्रीकल्चर मेन नहीं था, तो प्राइवेट ऑनरशिप लैंड का कोई इशू ही नहीं था। लेकिन अब एग्रीकल्चर जब से स्टार्ट हुई तो हर इंसान की एक अपनी प्राइवेट लैंड होती है, ऑनरशिप होती है जिस पे वो एग्रीकल्चर करता था। तो यहाँ से जो था ज़मीन का जो किस्सा है कि मेरी ज़मीन है वो शुरू हुआ था। अब बात करते हैं रिलीजियस की एंड फिलोसॉफी, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या फिलोसॉफी थी रिलीजन को लेकर, रिलीजन कैसा था, कल्चर कैसा था। तो यहाँ पर शिफ्ट इन द डिटीज़, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डिटीज़ थी वो बदल गई थी। यानी ऋग वैदिक डिटीज़ जैसे कि इंद्र और अग्नि जो थे उन्होंने अपना प्रोमिनेंस डिक्लाइन हो गया था, उनका प्रोमिनेंस काफ़ी डिक्लाइन हो गया था जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में था। अब न्यू डिटीज़ जैसे कि प्रजापति जो कि क्रिएटर था, विष्णु द प्रिजर्वर्स, रुद्र यानी शिव द डिस्ट्रॉयर ने गेन कर दी थी इम्पोर्टेंस। यानी अब जो थे नए रिलीजियंस और नए जो डिटीज थे, यानी देव जो थे, प्रजापति जो कि क्रिएटर थे ऐसा माना जाता था, विष्णु जो कि प्रिजर्वर है, रुद्र जो कि डिस्ट्रॉयर है जिसे शिव कहा जाता था, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट गेन कर ली थी। तो रिलीजियस के अंदर भी यहाँ पर चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद एलॉबरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जस्ट ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस बढ़ चुके थे। रिचुअल बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए थे, एक्सपेंसिव हो गए थे एंड एलॉबरेट हो गए थे, रिक्वायरिंग अ स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट क्लास ब्राह्मण फॉर देयर परफॉर्मेंस। और अब एक प्रीस्ट क्लास यानी स्पेशल प्रिस्टली क्लास का जो ब्राह्मण है वो ही इस तरह के रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस करता था, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज होती थी करने की, उस यज्ञ को या यजनास जो है रिचुअल्स है उसको करने का। सो दिस यजनास वर बिलीव टू अपेंस द गॉड्स एंड इंश्योर प्रॉस्पेरिटी। और ये यजनस जो करवाए जाते थे, सेक्रीफाइसेस जो करवाए जाते थे, वो ऐसा माना जाता था कि ये गॉड की से हमारा एक क्या है, कनेक्ट है, कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं गॉड से, और एक प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसके लिए भी किया जाता था, जितने भी यज्ञ है कि समृद्धि के लिए किया जाता था। यानी जैसे कि हमने अश्वमेधा पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर, हमने देखा था कि किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी को गेन करने के लिए ये सारे ही यज्ञ करवाए जाते थे। ब्राह्मण्स यानी ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिज्म, प्रीस्टली क्लास यानी जो ब्राह्मण्स थे गेन इमेंस पावर एंड इन्फ्लुएंस ड्यू टू देयर मोनोपोली ओवर देयर रिचुअल्स। यानी अब उन्होंने क्या किया था कि इतने यज्ञ जो थे वो बना दिए थे, और जितने भी क्षत्रिय थे जब भी ये यज्ञ करते थे तो ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी जो प्रीस्टली क्लास है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस हो गया था, मोनोपोली ले ली थी रिचुअल्स में कि हमारे अलावा और कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणिज्म की क्या थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। एंड द पीरियड इज समटाइम रिफर एज ब्राह्मणिकल एज, यानी इस पीरियड को ब्राह्मणिकल एज के से भी रेफर किया जाता है। देन आफ्टर इमर्जेंस ऑफ उपनिषद्स, अब यहाँ पर उपनिषद का क्या था, इमर्जेंस हुआ था टुवर्ड द एंड ऑफ लेटर वैदिक period around 6th century BCE, a philosophical reaction to elaborate rituals and priestly dominance emerged in the form of Upanishad। यानी जब लेटर वैदिक पीरियड एंड होने वाला था, जो कि ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी BC का टाइम था, तो एक फिलोसॉफिकल रिएक्शन जो था जिसमें एक अलग तरीके के रिचुअल्स जो है या फिर जो प्रीस्टली का जो डोमिनेंस है उसको इमर्ज किया गया, जिसे उपनिषद कहा जाता था। तो यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उपनिषद भी बनने शुरू हुए। इसके बाद फोकस ऑन नॉलेज, है ना, कैसा था फोकस ऑन नॉलेज, यानी जननन यहाँ पर बोला गया है। The Upanishad shifted the focus from external ritual to internal spiritual knowledge and philosophical inquiry। जब उपनिषद बने
तो उपनिषद ने जो एक्सटर्नल रिचुअल्स था, यानी जैसे मूर्ति पूजा, यज्ञ, यानी जो देवता हैं देवी हैं उनकी पूजा से एक इंटरनल स्पिरिचुअल नॉलेज यानी एक अंतर आत्मा की पूजा, जैसे होता है ना कि हम पूजा क्यों करते हैं, जैसे जो बुद्धिज्म है वो सारी चीज़ें अब आना शुरू हो गई थी। हम देखेंगे आगे कि बुद्धिज्म ने और जैनिज्म जो था, जो कि एक इंटरनल स्पिरिचुअल वाला जो था, इंटरनल रिचुअल हम कह सकते हैं, जहाँ पर मेडिटेशन मेन फोकस थी। हम पूछते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ठीक है, आत्मा क्या है, नश्वर है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अब पूछने शुरू हो चुके थे। तो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी जो थी वो अब शिफ्ट हो चुकी थी। देन आफ्टर की कॉन्सेप्ट, यानी दे इंट्रोड्यूस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक ब्राह्मण, द अल्टीमेट रियलिटी थी, आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, कर्म, एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, एंड समसरा यानी साइकिल ऑफ रीबर्थ, एंड मोक्ष यानी लिबरेशन। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट जो हैं वो उपनिषद के बाद क्या थे, शुरू हो गए थे, जो कि एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी थी। यानी ऐसा उन्होंने अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि ब्राह्मण जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी है। ऐसा मानते थे, ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे कि ब्राह्मण जो है वो भगवान और यहाँ पर जो इंसान है उसके बीच में कनेक्टिविटी करवाने के लिए ब्राह्मण की ज़रूरत होती थी। इसके बाद आत्मा यानी इंडिविजुअल की सॉल है, कर्म यानी जैसा करेंगे वैसा हमारा क्या होगा, एक्शंस यानी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमारे एक्शन ही हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे आज हम कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देन आफ्टर सस्मार की ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है कि हम वापस पुनर्जन्म जो लेते हैं, उस की इस तरह की थ्योरी जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी थी। देन आफ्टर डायलॉग एंड डिबेट, द उपनिषद आर डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज उपनिषद। तो उपनिषद जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी किसी क्वेश्चन को लेकर डिबेट हो रही है या फिर डायलॉग हो रहा है तो वो उपनिषद के अंदर लिखा जाता था। ऑफन क्वेश्चनिंग एग्जिस्टिंग सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म्स, यानी काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स को लेकर होते थे, जिसमें डिबेट्स होती थी और वो डिबेट्स उपनिषद में लिखी जाती थी। इसके बाद हम यहाँ के लिटरेचर के बारे में देखते हैं कि लिटरेचर कैसा था। सबसे पहले यहाँ पर संहितास यानी लेटर वेदास, हमने पहले देखा कि ऋग वेदा हमने देखा, लेकिन अब संहितास यानी लेटर वेदास फॉर्म हुए थे, जैसे कि साम वेदा यानी कलेक्शन ऑफ हिम्स सेट एज मेलोडियस यूज फॉर द चैंटिंग ड्यूरिंग द सेक्रीफाइसेस। तो साम वेदास में वो मंत्र लिखे गए हैं जो सेक्रीफाइसेस यानी यज्ञ जो किए जाते हैं उस टाइम पे जो मंत्र है जिसे बोलना पड़ता है वो साम वेद के अंदर लिखे गए हैं। देन आफ्टर यजुर्वेद यानी कंटेन रिचुअल्स एंड सेक्रीफिशियल फार्मूलाज, यानी किस तरीके से रिचुअल होगा और कैसे सेक्रीफाइसेस होते हैं वो सारे यजुर्वेद के अंदर लिखे गए हैं। और इसके बाद अथर्ववेद यानी डील्स विथ मैजिक, चार्म, स्पेल एंड स्पेक्युलेटिव हाइम्स रिफ्लेक्टिंग अ मोर पॉपुलर एंड फोक ट्रेडिशन, यानी अथर्ववेद जिसमें ये जो जादू और ये जो मंत्रस हैं, चार्म, स्पेल्स, यानी जो नेगेटिव चीज़ें रहती है ना, भूत, आत्मा वगैरह, ये सारे अथर्ववेद के अंदर, यानी स्पेकुलेटिव जो हाइम्स है वो यहाँ पर लिखे गए, जो कि एक फोक ट्रेडिशन था उस टाइम का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, रिफ्लेक्टिंग अ मोर पॉपुलर एंड फोक ट्रेडिशन उस टाइम का। देन आफ्टर ब्राह्मण्स प्रोज टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन द हीम्स ऑफ वेदास एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल। तो ब्राह्मण्स जो थे वो इन सभी टेक्सेस को पढ़ सकते थे, वेद जो थे उनको, तो वो बताते थे कि रिचुअल कैसा होता है और इंस्ट्रक्ट करते थे कि किस तरीके से जो मंत्र है वो बोले जाते हैं और किस तरीके से एक रिचुअल जो है वो किया जाता है। इसके बाद अर्णयकास क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी फॉरेस्ट ट्रीटीज, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट मीन फॉर hermits and ascetic living in forest, serving as bridge between brahmans and upanishads, यानी अर्णयकास फॉरेस्ट ट्रीटीज जिसे कहा जाता है एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, मीन फॉर हर्मिट्स एंड एसिस्टिक लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी वो लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, जो कि संन्यास लेते हैं, तो उनके लिए ये एक टेक्स्ट था। एंड सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन ब्राह्मण एंड उपनिषद, और ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम ये अर्णयकास करते हैं। इसके बाद उपनिषद क्या है, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास कंटेनिंग प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट, यानी जो वेदास है उस पर काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठे हैं तो वो उपनिषद में लिखे गए हैं। जैसा हमने कहा कि डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो वो किस पे है, जो सोशल चीज़ें हैं, जो वेदास के अंदर जो चीज़ दे रखी है उसके बीच में काफ़ी बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते थे
अपने टीचर से, और जो भी जवाब वो देते थे वो उपनिषद में लिखे गए हैं। इसके बाद हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर दिस पीरियड इज प्राइमरली पेंटेड ग्रेवेयर, यानी पीजीडब्ल्यू पोट्री जो थी वहाँ से हमें मिली है। यानी अगर सबसे ज़्यादा जो एविडेंस हमको मिले हैं तो वो पेंटेड ग्रेवेयर पोइट्री से हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई लोग जो थे वो रहते थे, ऑफन फाउंड इन एसोसिएटेड विथ अर्ली आयरन एज साइट लाइक अ हस्तिनापुर पे हमें ये मिले हैं, जो कि अर्ली आयरन एज है हस्तिनापुर पे। स्ट्रक्चर वर प्राइमरी मेड ऑफ वुड, बम्बू एंड मड, यानी काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर वुड, बम्बू और मड से जो थे वो घर बनाए जाते थे। और लिटिल डायरेक्शन आर्किटेक्चर एविडेंस सर्वाइव, यानी कुछ ही हमें आर्किटेक्चरल एविडेंस मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं। रेफरेंसेज इन टेक्स्ट सजेस्ट सिंपल ड्वेलिंग एंड सेक्रीफिशियल अल्टर्स, यानी हमें ये जितने भी टेक्स्ट मिले हैं उससे हमें ये सजेशन मिलता है, ये सजेस्ट करते हैं ये टेक्स्ट कि यहाँ पर सिंपल, बहुत ही सिंपल ड्वेलिंग्स थी, और जो सेक्रीफाइसेस के लिए जो यज्ञ होता है वो किया जाता था। द फाउंडेशन फॉर द लेटर इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल लाइक द वास्तु मंडल है ना, वास्तु पुरुषा मंडल वर बीइंग लेड, यानी जो आज हम घर बनाते हैं तो एक वास्तु शास्त्र होता है जिसमें ये सब लिखा होता है कि किचन कहाँ बनना चाहिए, आपका जो हॉल है वो कहाँ होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ से निकलेगी, इसके बाद आपके घर में जो पूजा घर है वो कहाँ पर रहेगा। ये सारी चीज़ें जो जिसे वास्तुशास्त्र कहते हैं ना, किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका गेट कहाँ होना चाहिए, तो ये सारे जब इंजीनियरिंग ये सब बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये फाउंडेशन कहाँ पे हुआ, इस पीरियड में, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हुआ, जिसे हम वास्तु पुरुषा मंडल का कहते हैं। अब इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं, यानी कब से कब तक, तो ये 1000 बीसी से 600 बीसी, यानी एक आयरन एज कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड को, जहाँ पर आयरन का यूज़ हुआ था। और आयरन से जो जितने भी ये एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। देन आफ्टर जो लेबर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे इसको अपने प्रोफेशन के अंदर। जियोग्राफिकल शिफ्ट की बात करें, यानी सप्त सिंधु से गैंगेटिक प्लेन में उन्होंने क्या किया था, माइग्रेट किया था, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पॉलिटिकल एवोल्यूशन की बात करें तो ट्राइबल शिफ्टडम टू सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर हुआ था। देखो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको एग्जाम में हेल्प करती हैं, जैसे कि जोग्राफिकल शिफ्ट कैसा था, तो सप्त सिंधु से गैंगेटिक प्लेन लेटर वैदिक पीरियड में। पॉलिटिकल इवोल्यूशन जो कि एक ट्राइबल शिफ्टडम था जो अब सेंट्रलाइज मोनार्ची बन गई, यहाँ पर रॉयल पावर इंक्रीज हुआ और असेंबलीज जो थी वो डिक्लाइन हुई। एक आपको मैं ये जो है वो एक छोटा सा आपको रिकॉल है, यानी हम कह सकते हैं जो हर चैप्टर के पीछे एक नोट्स आते हैं ना जिसमें आपको मेन पॉइंट बताए जाते हैं, वो वैसा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी रिजिड वर्ण सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि बर्थ पे बेस्ड था, और वुमेन स्टेटस जो था वो डिक्लाइन हो चुका था। देन आफ्टर इकोनॉमी शिफ्ट करें तो पेस्टोरल टू अग्रेरियन, यहाँ पर आयरन का यूज़ किया जाता था, ट्रेड इंक्रीज हुआ और स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट भी शुरू हो चुका था। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बात की जाए, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो डिक्लाइन अर्ली वैदिक गॉड्स, rise new deities, dominance of elaborate sacrifices and emerge उपनिषदिक philosophic like ब्राह्मण, आत्मा और कर्म। की टेक्सेस की बात करें यहाँ पर सामवेद, युजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणास, आर्यनकास और उपनिषद टेक्सेस जो थे वे फॉर्म हुए थे। अंडरस्टैंडिंग दिस की एस्पेक्ट फॉर द लेटर वैदिक पीरियड इज क्रूशियल फॉर आंसरिंग क्वेश्चन इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यानी इस तरह की क्वेश्चंस की आंसर देने के लिए लेटर वैदिक पीरियड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जो एग्ज़ाम है क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज हमने ये पूरा लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल बढ़े, ग्रो करे। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं हमारे लेक्चर्स को देखें ताकि उन्हें डिटेल में समझ में आ सके और एग्जैक्ट पॉइंट और नोट्स भी उन्हें मिले। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।